Hello everyone. Good morning, namaskar, dua salam, sat sri akal. So once again, मैं राजीव राज सिंह आप तमाम लोगों के लिए हाजिर हूँ चैनल दर्द दिल। तो उम्मीद है कि आपको ट्रांजिस्टर का पहला वीडियो पसंद आया होगा। जैसा मैंने बताया था कि टाइम कम होने के कारण छोटे छोटे पार्ट्स में मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। तो ट्रांजिस्टर का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको दे दिया था, जिसमें मैंने ट्रांजिस्टर को इंट्रोड्यूस किया था, उसके इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था। एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर एज अ डिवाइस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और ये तय मान के चलिए कि बच्चे काफी ज्यादा यहाँ पे वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ट्रांजिस्टर का दो एप्लीकेशन है हमारे पास, एक है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच और एक है ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर। तो चलिए पहले हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। ठीक है, तो देखिए जब हम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हमारे लिए मेनली जो सिलेबस में हम जिसको डिस्कस करते हैं वो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, दूसरा कॉमन एमिटर जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ज्यादा यूज करते हैं। तो ये हमारे पास एक कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है, यानी कि ये वाला पार्ट इसका ई है, ऊपर वाला पार्ट इसका बी है। मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो एक मिनट, या आई टुक हियर। ये हो गया एमीटर और ये हो गया बेस वाला पार्ट और ये हो गया कलेक्टर वाला पार्ट। अब आप जानते हैं कि एमीटर बेस जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायसिंग में होता है और एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसलिए हमने ये हो गया हमारे लिए पी, क्योंकि एन हो जाएगा ये वाला, ये हमारे लिए एन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे लिए पी और ये हो जाएगा हमारे लिए एन। तो पी को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, ये गया फॉरवर्ड बायसिंग में, और एन को निगेटिव से कनेक्ट कर दिया, मतलब पॉजिटिव से, ये हो गया रिवर्स बायसिंग, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिर ये जो VVB है ये डीसी सोर्स यानी बैटरी है, ये इसको फॉरवर्ड बायसिंग मेंटेन करेगा। और ये VCC जो है ये भी एक बैटरी है, डीसी सोर्स है, ये इसको रिवर्स बायसिंग मेंटेन करेगा। इसके करस्पॉन्डिंग हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, ये हमें जो वोल्टेज आएगा ये इनपुट वोल्टेज देगा। यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, ये जो वोल्टेज हमें देगा ये हमें आउटपुट देगा। ठीक है, चलिए अब अपन करेंगे क्या, केवीएल करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा होगा वो यूज करते हैं। तो जैसे आप केवीएल लूप 1 में यूज करोगे तो देखो यहाँ से स्टार्ट करो यहाँ तक जाओ, तो यहाँ बीच में क्या है, बैटरी। बैटरी आएगा तो निगेटिव से पॉजिटिव यानी VVB, करंट के डायरेक्शन में माइनस IV इंटू आ रहा है। फिर यहाँ पे करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, B से E जा रहा है, यानी B हो जाएगा हायर पे और ये हो जाएगा लोअर पे। तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा VBE इक्वल टू 0। सोल्व किया, सो VBB को ही हमने क्या बोला, V इनपुट, तो V इनपुट या VBB हो गया VBE प्लस IB आ रहा है, ये हो गया इक्वेशन ऑफ इनपुट वोल्टेज। अच्छा, उसी तरीके से आउटपुट में आ जाइए, यहाँ पे क्या है, VCC है, ये होगा प्लस VCC, करंट इसी डायरेक्शन में जा रहा होता है ऐसे, तो माइनस IC R0 इक्वल टू V0। तो V0 हो गया VCC माइनस IC R0। ये ग्राफ आपको जरूर याद होना चाहिए, जो ग्राफ बता रहा हूँ, जो सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा है ये आपको जरूर याद होना चाहिए, बिकॉज इसके बगैर कुछ मतलब इक्वेशन तक पहुंचना या यूं ही कह लीजिए कंसेप्ट का क्लियर होना इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप इसका वर्किंग मोड देखे होंगे, इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसमें भी डायग्राम ऐसा ही था, लेकिन उसमें वोल्टेज का जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो गया था। ठीक है, यहाँ में वोल्टेज का अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, वहां पे इनपुट VBE आया था और आउटपुट VCE आया था वहां पे। यहाँ पे देखिए इनपुट VBB आ रहा है और आउटपुट V0 यानी VCE आ रहा था। आउटपुट में चेंज तो नहीं हुआ बट इनपुट में चेंज हो गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये कॉन्फ़िगरेशन आपको याद करना कंपलसरी है। ठीक है, चलिए ये याद कर लीजिएगा। अब हमने यहाँ क्या लिखा कि देखिए, सिंस वी नो डैट जो एमीटर बेस्ड जंक्शन होता है वो होता है फॉरवर्ड बायसिंग में, और जो कलेक्टर बेस या एमीटर बेस जो होता है ये होता है, सॉरी, बेस कलेक्टर ये होता है रिवर्स बायसिंग में। ये मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे कि ये आउटपुट देगा, इसको रिवर्स बायसिंग में रखना है, और ये इनपुट है फॉरवर्ड बायसिंग में। तो आपने लॉ जब डायोड पढ़ा होगा तो आपको फॉरवर्ड बायसिंग का IV कैरेक्टरिस्टिक बताया गया होगा। तो हम बताया गया होगा कि फॉरवर्ड बायसिंग में करंट तभी पास करता है जब पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा हो। जैसे मैंने एग्जांपल लेके दिखाया
तो मान लो सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल हम 0.7 भी ले सकते हैं, 0.6 भी ले सकते हैं, नहीं कुछ इसमें दिया रहता है। तो जैसे मैंने मान लिया कि इनपुट पोटेंशियल जो है बैरियर पोटेंशियल 0.6 से कम है, तो यानी कि इनपुट में कोई करंट नहीं जाएगा। इनपुट में जब करंट नहीं जाएगा तो वी इनपुट जो होगा वो VBE के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि IB हो गया 0, तो वी इनपुट किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, यहाँ चेक कीजिए VBE के। ठीक है, अब IB अगर 0 है तो IB इक्वल टू IC ये भी हो जाएगा हमारे लिए 0, क्योंकि IB इक्वल टू IC इस केस में कहेंगे, हर जगह नहीं, क्योंकि दोनों 0 हो गया, क्योंकि इनपुट में जब करंट ही नहीं है तो आउटपुट में कहाँ से आएगा। तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ IC रख दीजिए 0, तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा VCC, और ये भी क्या हो गया कांस्टेंट। इस स्टेट को बोलते हैं कट ऑफ रीजन। हमने बताया था कि ट्रांजिस्टर के कई सारे वर्किंग रीजन है, जैसे सेचुरेशन स्टेट, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन और इनवर्स एक्टिव। तो उसमें से एक रीजन है कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन में क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए कि इसमें कोई करंट नहीं है इनपुट में, और आउटपुट में भी कोई करंट नहीं है, इसलिए जितना इनपुट पोटेंशियल है कांस्टेंट, आउटपुट पोटेंशियल भी कांस्टेंट है। आगे जी, लेकिन मान लिया जाए कि नहीं, इनपुट पोटेंशियल जो है, मान लिया जाए कि नहीं, इनपुट पोटेंशियल जो है वो ग्रेटर देन है इससे, क्या बोलते हैं VBE से, पोटेंशियल बैरियर से। तो अगर ये ज्यादा है यानी कि करंट, इसको न्यू पोटेंशियल बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में, तो करंट पास करेगा ही करेगा, यानी IB किसका हो गया, नॉट इक्वल टू 0। और ये तो दिख गया कि भाई इनपुट पोटेंशियल और ये पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा है। जब IB नॉट इक्वल टू 0 है, तो यही के बिहाफ पे मैंने बताया कि IB अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो IC भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। और जैसे जैसे आप IB को बढ़ाओगे ना, IC भी बढ़ेगा। तो साहब V नॉट क्या है, VCC माइनस ICR नॉट। अब लो IC अगर बढ़ेगा तो ये टोटल क्वांटिटी बढ़ेगा, घटने वाली क्वांटिटी बढ़ने लगेगा, इसलिए आउटपुट पोटेंशियल भी टाइम के साथ घटने लगेगा। इसको बोलते हैं एक्टिव स्टेट। और उसके बाद पोटेंशियल हो जाता है लेस देन 1 वोल्ट, उसको बोलते हैं सेचुरेशन स्टेट। तो देखिए, अब पहले वाले अगर हम बात करें कट ऑफ स्टेट में, तो ग्राफ अगर बनाओगे तो ऐसा बनता है, ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ बनना ऐसा चाहिए कि भाई पोटेंशियल कांस्टेंट है। कहां तक, जब तक VBE जो है, VBB जो है या इनपुट जो है वो VBE के इक्वल है या उससे लेस है, ये कांस्टेंट होगा। लेकिन इसका बिहेवियर नॉन ओमिक कंडक्टर की तरह होता है, इसलिए इसका ग्राफ ऐसा आता है, थोड़ा सा डिफर कर जाता है, थोड़ा सा कर्व जैसा होता है, ऐसा, ये कर्व जैसा होगा। अच्छा, जब एक्टिव स्टेट में आप आएंगे तो हमने देखा कि भाई साहब जैसे जैसे IB बढ़ेगा IC बढ़ेगा, उसी तरह ये लिनियरली घटते चला जाएगा। ये हो जाएगा y इक्वल टू C माइनस MX। तो ये ग्राफ ऐसा यहाँ से हो गया, और आफ्टर एक लिमिट के बाद 1 वोल्ट के बाद ये चेंज बहुत कम होता है और 0 की तरफ ये मूव करने लगता है। इसको बोलते हैं सेचुरेशन स्टेट। तो इस चीज को याद कर लीजिएगा, एक बार नीट ने क्वेश्चन पूछ रखा था, आज इट इज, इस डायग्राम का कॉपी किया था और आपसे पूछ लिया था कि इसमें से कौन सा कट ऑफ रीजन है, कौन सा एक्टिव रीजन है, कौन सा सेचुरेशन रीजन है। चलिए, ये हो गया ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। तो हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो पहले समझते हैं कि एम्पलीफायर क्या। तो देखिए क्या लिखा, पेन में चेंज कर देता हूँ। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू increase the strength of output signal without any distortion in input signal। इनपुट सिग्नल में बगैर कोई चेंज किए हुए आउटपुट के स्ट्रेंथ में इंक्रीज करना इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन। और इसके लिए जो डिवाइस आप यूज करते हैं, दैट डिवाइस इज कॉल्ड एम्पलीफायर। लेट्स सी हियर व्हाट यू कैन सी इन दिस फिगर। हमने यहाँ पे एक इनपुट पोटेंशियल AC सोर्स अप्लाई कर दिया, इसका आउटपुट का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ गया फ्रीक्वेंसी को बगैर चेंज किए हुए। अब आउटपुट का जो मतलब आउटपुट जो है वो सेम फेज में भी हो सकता है और अपोजिट फेज में, ये सेम फेज में, फेज आप समझते होंगे, और ये अपोजिट फेज में, ध्यान दीजिएगा, या आउट ऑफ फेज भी कह सकते हैं। तो ये इस तरीके का आउटपुट मिलता है एम्पलीफायर के हेल्प से। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारे पास आ गया कि भाई टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर, तो 3 तरह के एम्पलीफायर होते हैं, कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। क्योंकि हमने बताया था कि इनपुट और आउटपुट निकालने के लिए 2 तरह के
मतलब 4 टर्मिनल चाहिए और हमारे पास 3 ही होता है, तो एक को कॉमन करेंगे हम। जब बेस को कॉमन करते हैं तो कॉमन बेस हो जाता है, एमीटर को कॉमन करते हैं तो कॉमन कलेक्टर हो जाता है, कॉमन एमीटर हो जाता है, और कलेक्टर को कॉमन करते हैं तो ये कॉमन कलेक्टर हो जाता है। फिर से वही कहानी, डिटेल एनालिसिस हमें कॉमन एमीटर का करना है। ठीक है, तो फिर से स्ट्रक्चर हमने तैयार किया, ये हो गया VVV, ये हो गया VCC। ये मैंने बताया भी थोड़ी देर पहले कि आपको ये डायग्राम याद करना, कनेक्शन याद करना इम्पोर्टेंट है, 2-4 बार प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा। जैसे VVV है, क्योंकि इसको फॉरवर्ड वाइसिंग बना के रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। ये VCC है, इसको रिवर्स वाइसिंग में बना के रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस VCC की। इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट है यहाँ से मिलेगा और इसके करस्पॉन्डिंग इनपुट। हमने यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया। कैपेसिटर का काम क्या है वो समझाता हूँ आपको। जैसे मान लिया जाए यहाँ से करंट जाएगा, मतलब ये करंट इधर नहीं चला जाए, इसलिए हमने कैपेसिटर लगा रहा है। कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है। यहाँ पे VCC है, यहाँ का करंट यहाँ तक आया, इधर नहीं चला जाए, क्योंकि हमने आउटपुट मेजर करना है, इनपुट मेजर करना है, तो इसलिए इसका करंट इधर नहीं चला जाए, इसका करंट इधर नहीं चला जाए, इसलिए हमने क्या लगा दिया है, डीसी सॉरी मतलब कैपेसिटर लगा दिया, जो डीसी को तो ब्लॉक करेगा और एसी को अलाउ करेगा। मतलब यहाँ से आसानी से करंट आ सकता है, यहाँ से आसानी से करंट आ सकता है। अब चलिए, तो इनपुट पोटेंशियल को लिखूंगा फिर से वही VVV, और हमने VVV ऑलरेडी ऊपर निकाल रखा है, ये हो गया VVE प्लस IVRI। VCC या V आउटपुट भी एज इट इज, VCE इक्वल टू VCC माइनस IC R0, ये हो गया। हमने लिख दिया कैपेसिटर इज यूज्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ डीसी करंट। अब जो एम्पलीफायर है, उसमें जो टर्मिनल हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं करंट गेन, वोल्टेज गेन और पावर गेन। करंट गेन का डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, मैं लिख रखा हूँ कि इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू इनपुट करंट, या चेंज इन आउटपुट बाय चेंज इन इनपुट। क्योंकि जो एम्पलीफायर है वो नॉन ओमिक डिवाइस है, इसमें जनरली हम चेंज की बात करते हैं। तो इसे लिखा बीटा AC इक्वल टू बीटा, अच्छा डेल्टा IC बाई डेल्टा IB, या आप IC बाई IB भी लिख सकते हैं। हालांकि ये बीटा DC हो गया, लेकिन कैलकुलेशन के लिए दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं। उसी तरह वोल्टेज गेन है आउटपुट पावर बाय, सॉरी आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट यहाँ पे वोल्टेज हमारे लिए होगा VCC, और इनपुट हो गया VVV। इसको लिख सकते हैं V0 बाई I0। जस्ट एक मिनट, बैटरी शायद मेरे ख्याल से डेड हो रहा है, एक मिनट चार्ज में लगाता हूँ। जस्ट वेट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। हाँ चलिए सेव। तो ये हो गया हमारे पास। अब उसी तरीके से आता है, तो वोल्टेज गेन को लिखते हैं AB से, ये हो जाएगा V आउटपुट बाई इनपुट। अब समझिए ना, जो आप कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं उसमें VVV कितना है, ये रहा। तो डेल्टा VI कितना हो जाएगा, तो देखिए VBE जो है ये बैरियर पोटेंशियल ये फिक्स होता है। जैसे सिलिकॉन के लिए आप 0.6 या 0.7 लेंगे, जर्मनी के लिए 0.3, तो ये तो फिक्स है, तो इसमें कोई चेंज होगा क्या, नहीं। अच्छा, रेजिस्टेंस भी फिक्स होता है, तो चेंज क्या होगा करंट में, तो हो गया डेल्टा IB इंटू RI, डेल्टा IB इंटू RI। सेकेंड में आ जाइए, आउटपुट पोटेंशियल अगर देखेंगे तो वहाँ पे एक है VCC, तो वो भी फिक्स है क्योंकि DC सोर्स है। चेंज क्या होगा IC, तो हो गया माइनस, दोनों का रेशियो निगेटिव आया। अब IC बाई IB को क्या लिख सकते हैं, बीटा, तो माइनस बीटा बाई RI। अच्छा, ये निगेटिव साइन क्या बताता है, निगेटिव साइन बताता है कि इनपुट का जो चेंज है और आउटपुट का जो चेंज है दोनों अपोजिट फेज में, आउट ऑफ फेज है, इसलिए हमने लिखा आउट ऑफ फेज। अच्छा, उसका आता है पावर गेन, तो आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर होता है पावर गेन। तो ये हो गया V0 I0 BI II, मतलब हाँ, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा बीटा स्क्वायर, तो जैसे आप लिखोगे इसको, इसको लिखो ना, इसको क्या लिखोगे, बीटा R0 बाई RI, इसको लिखोगे बीटा, हो जाएगा बीटा स्क्वायर R0 बाई RI, या बीटा इंटू वोल्टेज गेन, तो ये हो गया पावर गेन। अब तीनों ट्रांजिस्टर को मैं एक साथ स्टडी कर लेता हूँ, इसीलिए मैंने तीनों ट्रांजिस्टर का एक टेबल बना दिया। ये सिंबल है, ये सिंबल है कि कौन सा ट्रांजिस्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कॉमन बेस है तो बेस को कॉमन कर देना है, ये हमारा इनपुट के लिए हो जाएगा, और इधर वाला हमारे लिए आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट। फिर ये हमारे लिए इनपुट हो जाएगा, और ये हमारे लिए
आउटपुट हो जाएगा, ये हमारे लिए इनपुट हो जाएगा, ये हमारे लिए आउटपुट हो जाएगा बस। अब रेजिस्टेंस देखिए, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में है, तो रेजिस्टेंस इसका 100 ओम होता है, इसका रेजिस्टेंस 750 ओम होता है और इसका वेरी हाई होता है 750 किलो ओम। अच्छा, इसमें करंट गेन आउटपुट, तो इसमें आउटपुट कौन होगा, कलेक्टर आउटपुट हो जाएगा और एमीटर इनपुट, तो करंट गेन हो जाएगा IC बाई IB। अब ऑफ कोर्स IE जो होता है वो ग्रेटर देन होता है, क्योंकि आपको पढ़ाया गया होगा, मैंने पढ़ाया था, I इजकल टू IC प्लस IB। तो इसलिए तय है कि IE जो है दिस इज अ मच मच ग्रेटर देन आई, मतलब मच मच तो नहीं कह सकते, बट IE इज ग्रेटर देन IC, इसलिए हो गया लेस देन 1। बीटा, यहाँ पे इनपुट है बीटा और आउटपुट है कलेक्टर, सो IC बाई आई बीटा या IB, सो IC होता है 95%, IB होता है 5%, यानी कि काफी ज्यादा ग्रेटर देन 1 होगा। गामा में भी वही है कि IC बाई IB, क्योंकि इनपुट है I बेस और आउटपुट है एमीटर, ये हो गया I बाई IB, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1 और यू कैन से मच मच ग्रेटर देन 1। अब पावर गेन का वही लिखिए, अल्फा इंटू आर नॉट बाई दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, हमने यहाँ तक लिख दिया। अब जैसे कॉमन बेस में इनपुट और आउटपुट सेम फेज में होता है, कॉमन एमीटर में इनपुट और आउटपुट अपोजिट फेज में होता है, इसलिए फेज डिफरेंस अगर देखोगे तो यहाँ पे फेज डिफरेंस पाई आता है, यहाँ से फिर से सेम फेज में है, यहाँ देखोगे तो डेल्टा फाई 0 आता है। एप्लीकेशन देखो तो ये हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूजफुल है, कौन सा, कॉमन बेस, ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी के लिए एप्लीकेबल है, और ये इम्पीडेंस मशीन के लिए एप्लीकेबल है, जो रियल लाइफ में हमारे लिए जनरली हमारे डेली लाइफ में नहीं यूज होता है। अब उसके बाद हम आते हैं कि अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन, तो मैंने ये रिलेशन लिख दिया, देखिए अल्फा इजकल टू पढ़ चुके हैं IC बाई आई, बीटा इजकल टू IC बाई आई बीटा, और गामा इजकल टू IE बाई IB। अब इन तमाम को जब सोल्व करेंगे तो बीटा ये आता है, गामा ये आता है, मतलब अल्फा ये आता है, ये अल्फा होगा, इसको ध्यान रखिए, एक मिनट, बीटा प्लस 1 हो जाएगा अल्फा, इसके ऊपर सोल्व करके देखिए क्या आ रहा है, सही आएगा क्या, नहीं, ये गामा के टर्म्स में होगा, या ये गामा के टर्म्स में था, सही था, गामा इजकल टू बीटा प्लस 1, फिर गामा इजकल टू 1 बाई 1 माइनस गामा, तो यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फीडबैक, तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि इनपुट के एनर्जी के रिस्पेक्ट में आउटपुट का जो एनर्जी बढ़ाना है वो कई टाइम्स बढ़ाना है, मान लो 5 टाइम्स, 8 टाइम्स, 10 टाइम्स ऐसे। तो इसके लिए किया क्या जाता है कि आउटपुट, एक मेथड इसको बोलते हैं फीडबैक मेथड, इसमें आउटपुट के सिग्नल को लेके इनपुट में मिक्स कर दिया जाता है। इसको ऐसे समझिए, आपके पास सिंपली एक एम्पलीफायर है जो 2 टाइम्स एम्पलीफाइड करके दे रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं ये एम्पलीफायर अगर मान लेता हूं और इधर मैं अप्लाई किया 2 वोल्ट के सोर्स, तो ये 2 टाइम्स इंक्रीज करके देगा, यहाँ नहीं कि हमें 4 वोल्ट देगा। अब करेंगे क्या, इसका कुछ पार्ट, पूरा नहीं, कुछ पार्ट यहाँ पे मिक्स कर देंगे, तो ये तो तय है कि ये अगर सेम फेज में है तो ये 2 से ज्यादा हो जाएगा, मान लो 2.5 हो गया, मान के चलते हैं, तो अब इसका ट्वाइस होगा, तो जो आउटपुट मिलेगा कितना मिल जाएगा, 5 वोल्ट। एनर्जी पहले मिल रहा था कितना, 4 वोल्ट, अब मिल रहा है 5 वोल्ट। फिर से समझिए कि एक एम्पलीफायर है मेरे पास, इसमें हमने इनपुट अप्लाई किया 2 वोल्ट का, अब ये 2 टाइम्स एम्पलीफाई कर सकता है, इसकी कैपेसिटी है 2 टाइम्स एम्पलीफाइड करने का, तो हमें मिल सकता है 4 वोल्ट। अब हमने क्या किया, इस 4 वोल्ट का कुछ पार्ट जो है यहाँ पे इनपुट में मिक्स कर दिया सेम फेज में। तो अगर ये 2 था तो ये सेम फेज में मिक्स करने के बाद 2 से ज्यादा हो गया, 4 मैंने मान लिया 2.5। अब रिजल्टेंट ये इनपुट कितना हो गया 2.5, तो अब आउटपुट जो मिलेगा इसका ट्वाइस यानी 5 मिलेगा। फिर क्या करेंगे, 5 का कुछ पार्ट यहाँ मिक्स कर देंगे, तो इस तरीके से बगैर डिवाइस को चेंज किए हुए हम एम्पलीफिकेशन को बढ़ा सकते हैं, सिर्फ एक फिनोमिना को असिस्ट करके। व्हाट फिनोमिना, फीडबैक फिनोमिना। तो इसलिए मैंने लिखा कि द मेथड टू प्रोड्यूस लार्ज एनर्जी साइनोसोइडल, क्योंकि साइनोसोइडल है, क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज होगा, वेव ऑफ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, एनर्जी जो होगा लार्ज एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ तो फ्रीक्वेंसी हम चेंज नहीं कर सकते, जो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का होगा या जो फ्रीक्वेंसी इनपुट का होगा वही आउटपुट में मिलेगा, बट हम एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए फीडबैक 2 तरीके का होगा, एक पॉजिटिव फीडबैक और एक निगेटिव फीडबैक।
पॉजिटिव फीडबैक में क्या लिखा पढ़िए कि फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट इज मिक्स्ड विद इनपुट इन सेम फेज इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक। जब आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट में मिक्स कर देते हैं सेम फेज में, उसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। जैसे यहाँ देखिए इनपुट है वी आई और आउटपुट है वी नॉट, इसका कुछ पार्ट बीटा वी नॉट लिया और यहाँ पे मिक्स कर दिया, तो एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है ए इजकल टू वी नॉट बाई वी आई प्लस बीटा वी नॉट, क्योंकि अब पहले आ रहा था वी आई, यहाँ से अब बीटा वी नॉट फ्रैक्शन में होगा, तो ये मिक्स होके हो जाएगा वी आई प्लस बीटा वी नॉट। अब यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो गया वी आई प्लस बीटा वी नॉट इजकल टू वी नॉट बाई आई, हमने वी आई निकाल दिया, वी आई इतना आ गया। सो एम्पलीफिकेशन आफ्टर फीडबैक कितना होगा, वी नॉट बाई इनपुट पोटेंशियल, तो इसको रख दोगे तो इतना आ जाएगा। ये डिनोमिनेटर निगेटिव आ गया, इसका मतलब है कि एम्पलीफिकेशन आफ्टर फैक्टर जो आएगा दिस विल बी ग्रेटर देन एम्पलीफिकेशन विदाउट फीडबैक, इससे तो ज्यादा ही होगा। फिर निगेटिव वाले में यही है कि जब आउटपुट को हम अपोजिट फेज में मिक्स करते हैं, तो अपोजिट फेज में मिक्स करने का मतलब हो गया कि जो पोटेंशियल होगा वो वी आई माइनस बीटा वी नॉट होगा। फिर से वही कहानी कि एम्पलीफिकेशन फैक्टर इक्वल टू होता है दिस बाय दिस वन, करंट गेन इक्वल टू, अब करंट गेन है, वोल्टेज गेन को हमने वी से लिखा, करंट गेन होता तो अल्फा या बीटा या गामा से लिखते हैं, सोल्व करें तो ये इतना आ जाएगा। आफ्टर एम्पलीफिकेशन या आफ्टर फीडबैक एम्पलीफिकेशन बिकम दिस वन, ये क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है यानी कि मोर देन वन है, इसलिए आफ्टर एम्पलीफिकेशन सॉरी आफ्टर फीडबैक एम्पलीफिकेशन में भी लेस देन ए, तो पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन ए होगा, निगेटिव है तो लेस देन ए होगा। तो ये हम बात कर रहे थे ट्रांजिस्टर की चर्चा। अब एक और आता है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एक और आता है ट्रांसकंडक्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर। ऑफ ट्रांजिस्टर, तो ये होता है डेल्टा ट्रांसकंडक्टेंस सुनिए, ट्रांसकंडक्टेंस इसको हम लिखते हैं स्मॉल एम से और ये होता है डेल्टा आउटपुट करेंट बाय इनपुट करेंट, सॉरी इनपुट वोल्टेज। तो इसको एक बार याद कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो जब हमारा आएगा तो हम ट्रांजिस्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जितने तरह के न्यूमेरिकल जेई मेन में और जेई नीट में पूछा गया है सब डिस्कस करेंगे, तो आपका ट्रांजिस्टर कंप्लीट हो जाएगा। So I hope you guys will enjoy this video and please like and share and subscribe also. Thank you to all of you. Thank you.